हाय एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन है क्लास 10 के। वो देखते हैं। सबसे पहले तो पूछा क्या है। सबसे पहले वो देखो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मीनार के एक शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको पूछा क्या है, सबसे पहले ऊंचाई ज्ञात करनी है। और कोण कैसा बन रहा है? उन्नयन कोण, मतलब ऊपर की ओर होता है, उसको क्या बोला जाता है? हमेशा उन्नयन कोण। और कितना ऊपर देख रहा है? कोई ऊपर है, मतलब अभी देखते हैं। एक बिंदु से जो मीनार, मतलब कोई मीनार खड़ी है, सपोज करो ऐसी लंबी, इसको बोलेंगे हम मीनार, ऊंची मीनार, ठीक है। के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मतलब भूमि के एक बिंदु से, मतलब अगर कोई भूमि का एक बिंदु है, सपोज करो ये आज से उसका डिस्टेंस कितना है उस मीनार का? 25 मीटर दिया है, ठीक है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री एंगल। मतलब जो ये कोण बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कितने एंगल, कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री एंगल का, ठीक है। इसको ही बोला जाता है उन्नयन कोण। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? मैं पॉइंट दे देता हूँ इसको ए, इसको बी, और इसको बोल लूंगा सी, ठीक है। और आपको क्या पूछा है उन्होंने? ऊंचाई ज्ञात करने का बोला है। मतलब ये जो मीनार खड़ी है, इसकी ऊंचाई क्या है? तो ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है सबसे पहले। तो आपको क्या दिया गया है? आधार की वैल्यू भी है, और आपके पास एंगल भी मौजूद है। कितना डिग्री का है? 60 डिग्री एंगल का। तो हमको क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाला। तो आपको सोचना होगा कि जो एंगल है, कि इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर है। तो आपको अभी सोचना क्या है कि लंबा और ये कोण किसके बीच में बनता है? मतलब लंबाई ज्ञात करनी है ना। तो आधार दिया है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? जो एंगल बनता है, लंबाई और चौड़ाई बोल सकते हैं, या उसी को हम आधार भी बोल सकते हैं। तो एंगल किसके बीच में बनता है? ये एंगल हमेशा बनता है टेन थीटा के बीच में बनता है, या तो इसका जो रेसिप्रोकल है कोट थीटा, इनके बीच में बनता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? टेन थीटा का यूज करते हैं। तो टेन थीटा का एंगल किसके बीच में बनता है? लंबाई और आधार के बीच में बनता है। तो अपनी लंबाई क्या दी है आपको? ए बी। तो हम नाम लिख देंगे यहाँ ए बी। और बी सी क्या दिया है आपको? जिसको बोलते हैं आधार। तो मैं इस आधार को लिख दूंगा बी सी, ठीक है। और आपको क्या ज्ञात करना है? ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 10 एंगल कितना दिया आपको? इस उन्नयन कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। और समकोण कहाँ बन रहा है? बी के यहाँ, इसको बोला जाएगा समकोण। और एक है ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो 1060 लिखो। और ए बी अपने को ज्ञात करना है। और बीसी की वैल्यू दी है आपको, कितनी है? 25। बस इजी। अभी आपको क्या पता होना चाहिए? 1060 का मान क्या होता है? तो 1060 का मान होता है √3। और ए बी डिवाइड बाई 25। तो ए बी क्या हो जाएगा फिर? ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 25√3। तो आपकी जो लंबाई है इस टावर की, क्या आ जाएंगी? 25/√3। तो इतने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। जो एग्जाम में आया था ये आपको 3 नंबर के लिए पूछा गया था, ठीक है। तो आइए, तो अभी हम सॉल्व करते हैं। इसके जो और में दिया था आपको, क्या क्वेश्चन दिया था, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो और का क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको? भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमश 45 डिग्री और 60 डिग्री है, और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया है आपको? आपको उन्नयन कोण बन रहा है, मतलब ऊपर की ओर बन रहा है, ठीक है। ये समझना है। और कितने कोण बन रहे हैं? एक 60 डिग्री और एक 45 डिग्री।
भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर मीनार बन रही। मतलब क्या बोल रहे हैं आपको, भूमि से, सपोज करो ये भूमि ले ली हमने, भवन के ऊपर मीनार के तल शिखर पर, मतलब अगर ये भवन है आपका, सपोज करो अगर ये भवन बन रहा है तो भवन के ऊपर क्या है, मीनार है, मतलब एक मीनार ऊपर भी है। ठीक है, तो उसको आपको ऐसा करना पड़ेगा। फिर मैं इसको मान लेता हूँ ए बी सी और ए डी। ठीक है, डी मान लेता हूँ। ये आपका क्या है, जो ट्रायंगल बन रहा है ना ए बी सी, इसको क्या कंसिडर करेंगे, भवन। और जो भवन के ऊपर ये क्या है, आपकी मीनार है, इसको बोला जाएगा मीनार। ठीक है, और आपको क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब ये ज्ञात करना है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, मतलब भवन की ऊंचाई कितनी दी है आपको, 20 मीटर। तो यहाँ लिख दो आप 20 मीटर, क्योंकि ये सरफेस से बोला है ना, ये भूमि से 20 मीटर बोला है, और उन्होंने कुछ दिया नहीं अभी। और क्या दिया है, सिर्फ शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, मतलब मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मतलब शिखर कोण कितना आएगा, पहले तो मीनार का कोण दिया आपको, मतलब भवन का कितना है, 45 डिग्री दिया है। और आपको 60 डिग्री किसके लिए दिया है, उस मीनार के लिए दिया है जो यहाँ खड़ी है, मतलब शिखर कोण के लिए। तो कितना है आपके पास, वो 60 डिग्री एंगल। ठीक है, और आपको ज्ञात कर क्या करना है, ये वाला, मतलब यहाँ बी से और सी का डिस्टेंस आपको ज्ञात है, कितना है, 20 मीटर है। लेकिन इस सी से और इस डी का कितना डिस्टेंस है, ऊंचाई, वो नहीं पता है आपको, तो इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर अपने पास ए बी आधार की वैल्यू अगर ज्ञात हो गई तो हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी के लिए क्या करते हैं, आधार की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, इस ए बी सी में कितने का एंगल बन रहा है, 45 का एंगल बन रहा है। कितने का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री एंगल बन रहा है। और आधार ज्ञात करना है, मतलब ये वाला है आधार ज्ञात करना है। तो यहाँ जो एंगल बनता है किसके बीच में बनता है, टेन थीटा के बीच में बनता है और कोट थीटा के बीच में बनता है। तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा का यूज करेंगे। क्या करेंगे, टेन थीटा इसके बराबर आएगा आपके बीसी और उसके जो आधार है ए बी के बीच में बनेगा। ठीक है, इसके बीच में बनता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, इधर लिखता हूँ। टेन थीटा का एंगल किस किस के बीच में बढ़ेगा, बीसी और ए बी के बीच में बनेगा, ए बी। तो ठीक है, तो आपको एंगल कितना दिया है, 1045। तो यहाँ लिखो 1045 बीसी और ए बी। अभी 1045 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दो वैसे वैसा। और आपको किसकी ऊंचाई ज्ञात है, इस भवन की कितनी है, 20 मीटर। तो बीसी कितना हो गया, 20 और ए बी, तो क्या करेंगे हम, ए बी उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20। मतलब आपको क्या पता चल गया, ए से बी, मतलब जो अगर कोई यहाँ खड़ा है और जो भवन है इधर है, मतलब यहाँ से उसके मतलब भवन की लेंथ कितनी है, मतलब ये आधार कितना हो गया, 20 मीटर समझ लो। भवन का मतलब जो बेस है धरती पे कितना है, 20 मीटर का है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, अभी सबसे पहले ज्ञात करना है, ए वाला ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी ज्ञात अपने को ए करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी और डी का पूरा जो है कितनी उसकी ऊंचाई वो पूरी ज्ञात कर लेंगे। फिर उसके बाद पूरी जैसे ज्ञात हो गई उसको 20 में से माइनस कर देंगे, आपकी इतनी ऊंचाई ज्ञात हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अभी ये टोटल कितना है इसको ज्ञात करना है। अभी ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि अपने पास आधार भी मिल चुका है। ठीक है, और एंगल कितना बन रहा है, ट्रायंगल ए
बी डी में 60 डिग्री एंगल, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, 60 डिग्री के लिए करेंगे। ट्रायंगल दिया है आपको ए बी और डी, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। वही फॉर्मूला लगाओ, टेन 60 का, टेन थीटा कैसा आएगा, ऊंचाई कितनी है आपकी बी डी, और बेस कितना है आपका, आधार ए बी। तो यह लिखेंगे हम, कौन क्या दिया, उन्नयन कोण 60 डिग्री का, और बी डी क्या ज्ञात है आपको, नहीं, मतलब बी डी निकालना है आपको, ठीक है। और ए बी क्या दिया है आपको, 20 20 20। और टेन 60 क्या होता है, टेन 60 होता है √3 बी डी पॉइंट 20। तो बी डी क्या ज्ञात हो गई अपने को, टोटल 20, इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना हो गया, इतना हो गया। तो टोटल बी से लेकर डी तक कितना हो गया, मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना हो गया, 20√3, ठीक है। और अपने को क्या ज्ञात करना है अभी, सी से लेकर डी तक, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बी डी, ये टोटल डिस्टेंस है किसके बीच में, बी सी प्लस सी डी, बराबर। ज्ञात क्या करना है अपने को, सी डी, टोटल कितना था, बी डी किसके बराबर आएगा, बी सी प्लस सी डी। तो आपको बी डी की वैल्यू क्या है, 20√3, और बी सी की वैल्यू कितनी है, यहां से लेकर यहां तक 20, तो कितने लिखोगे, 20 प्लस किसकी निकालनी है, सी डी, तो सी डी भी ऐसे रहने दो। अभी क्या करूंगा मैं, सी डी निकालना है, तो इस 20 को इधर ले जाऊंगा, तो किस में चले जाएगा, माइनस में, -20 किसके बराबर आएगा, सी डी। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर भी बी से और इधर भी बी से 20 को मैं कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा, √3 - 1 इक्वल्स टू सी डी। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 20 इन ब्रैकेट √3 - 1, मतलब इसकी जो ऊंचाई थी कितनी ज्ञात की फिर आपने, 20√3 - 1, बस आपको ये पूछा था। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अभी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 समझ। क्या दिया है आपको, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या पूछा है, सिर्फ एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है, और आपको ये पूछा था 3 नंबर के लिए। तो किसका यूज करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 8 का गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो कैसे आएगा 8 के लिए, 8 को किससे कर सकते हैं हम, 2 से, 2 एकम 2, 2 × 4 2 × 6, 2 चौको 8, कितने बार 4 से। तो इसको कितने से काटोगे, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितने बार 2 से, और इसको किससे काटोगे, और 1 बचेगा। तो इसका क्या आएगा, कितने बार लिया है इसको अपन ने, 1 2 3, तो इसकी पावर कितनी आ गई, 3 मल्टीप्लाई 1:1, तो इसकी पावर 1, ठीक है। तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है। अभी चेक करेंगे 9 के लिए। 9 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं, तो किसका यूज करेंगे हम, 3 का यूज करेंगे, ठीक है। अभी 3 डिवाइड करेगा किसको, 9 से, कितने बार कटेगा फिर ये आपका, 3 बार कटेगा। तो इसको अभी और क्या लेंगे हम, फिर 3 से लेंगे, 3 का यूज करेंगे। 3 कितने बार डिवाइड करेगा, 3 को 1 बार। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसकी गुणनखंड, 3 कितनी बार लिए हमने, 3 को 2 बार लिया, तो इसके पावर में 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1:1, मतलब इसकी पावर 1, ऐसा लिखा जाता है इसको, ठीक है। क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, ऐसा। तो अभी क्या करेंगे, 25 के लिए हम वैसे ही लिखेंगे। 25 न 2 से डिविजिबल है, न 3 से डिविजिबल है,
तो हम किसका यूज करेंगे अभी सीधा 5 का यूज करेंगे। तो 5 25 को कितनी बार डिवाइड करेंगे 5 बार, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो फिर इस 5 को कौन डिवाइड करेगा और सिर्फ 5 डिवाइड करेगा, तो वापस 5 एकम 5, तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इसके कैसे आ जाएंगे गुणनफल, 5 कितनी बार यूज हुआ है 2 बार। ठीक है, और 1 कितनी बार यूज है 1 बार, ऐसा समझ के चलो। ठीक है, और आपको क्या पूछा है इन तीनों का एचसीएफ, क्या पूछा है एचसीएफ पूछा है किसका 8 का 9 का और 25। तो क्या आएगा इसका एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो एक गुणनफल दिख रहा है ना आपको, उसकी सबसे छोटी पावर को देखा जाता है। तो सबसे छोटी पावर क्या है इसमें, ये 2 है, बड़ी पावर हो गई क्योंकि 3 है उसकी पावर। या अभी देखो 3 की पावर क्या है 2 है, और यहाँ 5 की पावर 2 है, तो सबसे छोटी पावर किसकी है, या 1 की पावर 1 है, या भी 1 की पावर 1 है, और यहाँ भी 1 की पावर 1 है। तो हम किसको लेंगे फिर, इसका एचसीएफ छोटी पावर को लिया जाता है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको अगला क्या पूछा है, एलसीएम पूछा गया है। तो एलसीएम ज्ञात करना है आपको। तो कैसे ज्ञात करोगे, एलसीएम के लिए क्या क्या चेक किया जाता है, हाईएस्ट पावर को चेक किया जाता है। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 की 3 है, तो इसको भी लिया जाएगा। 3 की पावर 2 इसको भी लेना पड़ेगा, और साथ में 5 की पावर 2 इसको भी लेना पड़ेगा। अब क्या करते हैं हम सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ठीक है, तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, और 3 की पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और ये कितना होगा 25। इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा लगभग 22 और 25। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या ज्ञात किया हमने 1 ज्ञात किया, और इन तीनों के लिए एलसीएम क्या आएगा फिर आपका 1800 आएगा। ठीक है, तो इसका आसान था ये क्वेश्चन। अभी क्या सॉल्व करेंगे हम, इसके जो और में क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करते हैं अभी। चलो देखते हैं फिर। आपको अभी पूछा क्या गया है, दर्शाइए 7√5 एक अपरिमेय संख्या। तो आपको क्या दर्शाना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले क्या सपोज करेंगे कि मानेंगे कि 7√5 एक क्या है परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे हम कि 7√5 यह एक परिमेय संख्या है। तो हम इसके लिए हम दो संख्याएं ऐसी लेंगे कि जो डिविजिबल हो, मतलब पूर्णांक संख्या लेंगे। जैसे कि हम ले सकते हैं कि a और b अभाज्य पूर्णांक संख्या है। मानेंगे हम, क्या बोलते हैं, मानते हैं। जहां b के लिए कंडीशन क्या चाहिए, b नॉट इक्वल टू 0, मतलब b 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7√5 किसके बराबर, a कोई पूर्णांक संख्या b, ऐसा लिखेंगे। और जहां b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 नहीं होनी, तो हमेशा b की वैल्यू क्या चाहिए 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो हम इसको कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, √5 a b और a 7। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि ए बी और 7 क्या है, पूर्णांक संख्या पूर्णांक नहीं तो क्या बोल सकते हैं हम, पूर्णांक नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे हम, ए बी और 7 क्या है, परिमेय संख्या है। तो जो √5 है, क्योंकि ये भी इसके इक्वल है ना, √5 भी परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो √5 है ये क्या करता है, विरोध आभास करता है। क्या करेगा, जो ये √5 है, अभी इधर क्या लिखना पड़ेगा, √5 विरोध आभास करता है, क्योंकि यह √5 है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसके लिए ये विरोधाभास करता है। तो हम क्या कह सकते हैं अभी हमने कि √5 यह एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमने कैसा किया, इसमें पहले इसको परिमेय संख्या माना। क्या माना हमने कि क्या माना, √7 एक परिमेय संख्या है हमने माना। और ए और बी अभाज्य पूर्णांक संख्या है, जहां कंडीशन क्या चाहिए, बी 0 नहीं चाहिए। फिर हमने कंसीडर क्या किया, √5 किसके बराबर आएगा, a डिवाइड बाई बी, और b 0 नहीं चाहिए, तो हम इसलिए इसको ऐसा अरेंजमेंट किया। तो हमने क्या बोला फिर, a b और 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन विरोधाभास क्या करता है कि ये जो √5 है ये विरोध करता है, क्योंकि मैं एक परिमेय संख्या हूँ। ठीक है, तो हम इस स्टेटमेंट से कह सकते हैं ये जो टोटल संख्या है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √25 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको यही प्रूफ करना था। तो आइए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, 20, और आपको पूछा गया था एमपी बोर्ड में 4 नंबर के लिए। ठीक है, अभी देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है। दवा का एक कैप्सूल, किसके बारे में बोला है, कैप्सूल के बारे में, एक बेलन के आकार का है। किस प्रकार है, एक कैप्सूल बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। मतलब दोनों सिरों, अगर एक सिरा है और एक दूसरा सिरा है, तो वह क्या लगा है, अर्धगोला। अर्धगोला कैसे बोलते हैं, ये वाला, सब उसको, ये वाला इसको क्या बोलोगे, अर्धगोला। अर्धगोला है ना, लगा हुआ है। और पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 मीटर है। मतलब ये जो पूरा कैप्सूल है वो टोटल कितना है, 14 ml का। मतलब ये जो इसकी लंबाई क्या है, टोटल 14 मीटर की, मतलब में। और ये क्या लगा है आपको, अर्धगोला लगा हुआ है। ये देखो, इसको क्या बोला जाता है, अर्धगोला लगाया जाता है। और पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 है। और उसका व्यास दिया है आपको, कितना है, 5 में। व्यास कितना दिया आपको, 5 और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या पूछा गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिज्या निकालते हैं। क्या निकालते हैं, त्रिज्या निकालते हैं सबसे पहले। किसकी त्रिज्या, इस बेलन की, और बेलन के लिए, और आपको किसको, अर्धगोले के लिए बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, त्रिज्या। इसके लिए त्रिज्या बेलन और किसके लिए चाहिए अपने को, अर्धगोले के लिए चाहिए।
और इसको बोलेंगे हम कैपिटल आर से। ये कितना दिया है आपको, डायमीटर दिया है आपको, कितना दिया है, व्यास 5 है, तो 5 डिवाइड बाई 2, तो किसके आसपास आएगा, 2.5 mm। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये आपको बेलन दिख रहा है ना, उसकी लंबाई ज्ञात करते हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले लंबाई ज्ञात करनी, किसकी, बेलन की लंबाई, बेलन की ज्ञात करनी। तो कैसे ज्ञात करते हैं, हमेशा आपको पता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एच। तो बेलन की लंबाई कैसे ज्ञात करनी है आपको, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 14 है। और अपने को जो एरिया दिख रहा है ये वाला इसको माइनस करना है और इतना ही ज्ञात करना है। तो अपने को सबसे पहले क्या पता चाहिए, ये जो अर्धगोला है उसकी रेडियस कितनी है, तो कितनी रेडियस थी इसकी, 2.5। मतलब अगर ये 2.5 ऐसा है सीधा, तो ऐसा कितना रहेगा, ये भी 2.5 रहेगा। अगर यहाँ पे अगर ये सीधा 2.5 है, तो ये ऐसा कितना रहेगा, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक ऐसा 2.5 रहेगा, बराबर है। ऐसे भी 2.5, ऐसे भी 2.5, तब जाके वो टोटल कितना बनता है, 5। इसी तरह ये भी 2.5 और ये भी 2.5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टोटल में से यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया कितना है उसको माइनस करेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया कितना है, मतलब रेडियस बोलेंगे हम उसको माइनस करेंगे। रेडियस को माइनस करना है तो कितना आएगा, ये टोटल कितनी, इसकी लंबाई 14 है, और यहाँ से और यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, -2.5, और ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की लंबाई कितनी है, 2.5। बस यही था, ये टोटल कितना हो जाएगा, -5। तो 14 - 5 किसके बराबर आएगा, 9। मतलब h, मतलब जो बेलन की लंबाई है, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अभी कितनी हो गई है, 9 हो गई। ठीक है, तो अभी हम क्या ज्ञात करना है अपने को, सिर्फ इस पूरी कैप्सूल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, सिर्फ इस कैप्सूल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे लिखोगे इसको, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कैसे निकालोगे इसको, पृष्ठीय क्षेत्रफल को कैसे निकाला जाएगा, उसका निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ बेलन, किसके बराबर आएगा वो, CSA ऑफ बेलन के, और किसके बराबर आएगा वो, CSA ऑफ सरफेस एरिया, किसके बराबर, किसका सरफेस एरिया, बेलन का, और सरफेस एरिया किसका, इस अर्धगोले का। बस अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल इस फॉर्मूले का यूज करके हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्या निकालना है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा, CSA ऑफ बेलन, मतलब सरफेस एरिया के बराबर बेलन का और इसके अर्धगोले का। तो CSA ऑफ बेलन कैसे निकलता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है शायद लगभग 2πRH प्लस CSA ऑफ अर्धगोला, मतलब अर्धगोले कितने, 2 है, 1 और 2, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई होगा। अर्धगोले का कैसा होता है, एक अर्धगोले को कैसे निकाला जाता है, 2πr का स्क्वायर। ठीक है, एक अर्धगोले का होता है, लेकिन यहाँ कितने अर्धगोले, 2 है, एक ए वाला और एक ए वाला, इसके लिए क्या आ जाएगा, 2πr²। बस आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। कैसे निकालोगे, ये 2, ये पाई, आर क्या बोला उन्होंने, रेडियस, रेडियस है आपकी 2.5, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2, और हाइट क्या है बेलन की, 9 प्लस ये 2, ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे फिर अभी, 4 इंटू ये पाई वैसे वैसा
और आर का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर स्क्वायर करना। मैं पॉइंट में भी ले सकता हूँ 2.5, पर वो कैसा हो जाएगा, मतलब पॉइंट में भी ले सकते हैं हम, लेकिन मैं पॉइंट में नहीं ले रहा क्योंकि आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 से 2 सीधा कैंसिल हो जाएगा, और 5 × 9 क्या होता है फिर सीधा 45 पाई प्लस, तो यहाँ क्या करेंगे अभी स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 × पाई × 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और 4 का स्क्वायर 4। तो हम क्या कर सकते हैं अभी यहाँ से इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्या करूंगा मैं, इस 4 को इस 4 से कैंसिल कर दूंगा, और तो यहाँ इसको बेसिकली लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा 45 पाई प्लस, ये कितना बचेगा फिर 4 से 4 कट होने के बाद 25 पाई, तो मैं इसको लिख दूंगा 25 पाई 45 और 25, मतलब यहाँ से मैं कॉमन निकालता हूँ पाई को, तो क्या बचेगा 45 प्लस 25। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 70, तो 17 पाई। ठीक है, 70, और पाई की वैल्यू क्या आती है आपके पास पता है, तो पाई की वैल्यू क्या आती है आपको पता है 22/7। तो हम क्या कर देंगे इस 7 को 10 बार से कट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा लगभग 220 मीटर स्क्वायर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना था क्षेत्रफल, किसका षष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, और षष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकाल लिया हमने 222 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया था इस क्वेश्चन में, बेलन के आकार, मतलब बेलन के आकार का था, और 2 अर्धगोले दे दी थे, उसकी रेडियस क्या दी थी 2.5 2.5 2.5, और इसकी टोटल साइज थी 14 mm क्या थे। ठीक है, तो हमने क्या किया फिर उसके बाद अर्धगोले की रेडियस निकाली, तो रेडियस तो निकाली, उसके बाद क्या किया, ये जो लंबाई है बेलन की, इनको छोड़ के दोनों को, तो कैसे निकाली हमने लंबाई बेलन की, ये टोटल कितना था 14 था, और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था -25, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था 2.5। तो हमने जैसे माइनस किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट क्या हो गई बेलन की 9 हो गई। अभी हमको क्या ज्ञात करना था षष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो ये जो पूरा क्षेत्रफल है किससे मिलकर बना था, इस एक अर्धगोले से, और एक इस अर्धगोले से, और एक इस बेलन से। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात किया किसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, किसका बेलन का, प्लस फिर ये जो पूरा उसका क्षेत्रफल है ये कितना है 2 है अर्धगोले का, और इसका क्षेत्रफल किसका है उसको ज्ञात किया। फिर हमने इसका फार्मूला लिखा, फिर इसकी क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला फार्मूला, और अर्धगोले का क्या आता है 2πr² का आता है, ये 2 है इसके लिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। फिर इस प्रकार सॉल्व करने पे हमको क्या मिल गया, इसका क्षेत्रफल पूरा क्षेत्रफल 220 मीटर स्क्वायर, मतलब इस पूरे कैप्सूल में किसका एरिया आ रहा है, इस बेलन का भी कंट्रीब्यूशन है इस पूरे एरिया में, और इन दोनों अर्धगोलों का भी कंट्रीब्यूशन है। तो इस प्रकार हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, हेलो एवरीवन। फिर आपको आपको अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब 2 संख्याएं है उनका योग क्या दिया है 9 दिया है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या बोला है 9 गुना, उस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना हो जाएगी, और वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको सीधा बोला है 2 अंक, 2 अंक कौन से आएंगे, कोई भी हो सकता है, जैसे कि 32
ये क्या हो गया, 2 अंक हो गए ना, बराबर। इसको क्या बोला जाता है, इकाई बोला जाता है, इकाई अंक। तो इसको क्या बोला जाता है फिर, दहाई अंक, बराबर। इसको इकाई अंक और इसको दहाई अंक। अगर अपने को 32 चाहिए तो कैसे लिखते हैं इसको, 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि दहाई अंक है मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, प्लस ये 2 क्या है आपका इकाई अंक है, इसको मतलब इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर 1 से, तब जाके कैसा होगा, 30 प्लस 2, तब जाके क्या मिलता है अपने को 32। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उन्होंने बोला 2 अंकों की संख्या, अपने को पता नहीं कौन सी संख्या है और उसको ज्ञात करना है, दहाई अंक वाली संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई संख्या है मतलब इकाई संख्या लेते हैं, इकाई संख्या डालेंगे, इकाई संख्या। और किसको मानेंगे हम इकाई संख्या, एक्स को मानते, क्योंकि अपने को पता नहीं कौन है, उसको अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, और दहाई संख्या, दहाई संख्या मानेंगे कोई, क्या है ये, वाई मानेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझा, 2 संख्या हमने मान ली। फिर क्या करेंगे, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, मतलब इन दोनों का योग क्या आएगा फिर, x प्लस वाई, इसके बराबर आएगा 9। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 6। सीधा स्पष्ट दिया आपको, 2 संख्याओं के अंकों का योग, मतलब ये कोई अंक है और कोई ये दूसरा अंक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अभी आगे आगे आपको क्या दिया है, इस संख्या का 9 गुना, क्या बोला है, इस संख्या का 9 गुना, मतलब इन संख्याओं का 9 गुना संख्या के अंक, इसको समझने पहले, इस संख्या का 9 गुना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस संख्या मतलब जो ये संख्या है उसका 9 गुना। तो उसको कैसे लिखेंगे, इसको क्या लिखा जाता है, इकाई लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये देखो, यहाँ लिखा ना हमने, इसको कैसे लिखते हैं, इकाई। कैसे लिखेंगे, x गुणिले 1 प्लस इस y को कैसे लिखा जाएगा फिर, 10 गुणिले y, कितना है उसका 9 गुना, मतलब ये जो संख्या है कितना है 9, मतलब x को हमेशा मल्टीप्लाई कैसे होता है, और y को हमने क्या माना था, मतलब इस संख्या को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो किसके गुना है, 9 गुना है। फिर क्या बोला है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो क्या बोला इस स्टेटमेंट में, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब अगर हम यहाँ इस x क्या होता है, इकाई होता है, इकाई की जगह पे हम क्या कर देंगे, y लगा देंगे, और ये दहाई अंक होता है y का, उसी जगह पे क्या लग देंगे हम, x रख देंगे। वही करना है, मतलब अंकों को पलटना है, मतलब सिर्फ क्या बोला है, x दिख रहा वहां y लिख दो, और यहाँ x दिख रहा है, सॉरी यहाँ x दिख रहा है तो इसकी जगह पे y लिख दो, और इस y की जगह पे सिर्फ क्या करना है, x लिखना है। तो कैसे करेंगे, पलटने से बनी संख्या कितने गुना है, 2 गुना है। यहाँ कैसे दिया आपको, 9 गुना है, तो यहाँ कैसे लिखोगे, 2 गुना है किसके, 9 y मल्टीप्लाई 1 प्लस इसके। ठीक है, संख्या क्या बनी थी, तो वह संख्या ज्ञात करनी, मतलब अपने को इस संख्या को ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों को इक्वल मानते हैं, बस अभी हो गया। फिर अभी क्या करेंगे हम, x और y की वैल्यू चाहिए अपने को ज्ञात करनी, तो अभी हम क्या करेंगे, इस 9 को इस अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 9x, तो ये क्या हो जाएगा 9x प्लस इन 9 अगर 10y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 90y, और जब ये 2 इस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y प्लस जब ये 2 इस प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20x। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को LHS साइड में ले जाएंगे, ये दोनों क्या है पॉजिटिव में, तो इस साइड जाके किस में हो जाएंगे, नेगेटिव में हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको बेसिकली लिखेंगे 9x प्लस 19y
ये -2y, ये -20x, इधर कोई वैल्यू है नहीं तो क्या हो जाएगा अभी ये 0 हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे हम, जो समान समान संख्या है उसको जोड़ देंगे और जो समान उसको घटा देंगे। तो सबसे पहले इधर देखिए ये क्या हो जाएगी, y दिया है, तो 90y माइनस 2y कितना हो जाएगा फिर 88y, ठीक है। और 9x माइनस 20x हो जाएगा, तो क्या बचेगा फिर -90x इज इक्वल टू 0। सॉरी 11 बचेगा, गलती हो गई, सॉरी 11 बचेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, और मैं यहाँ से 11 कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन लेता हूँ 11। अगर यहाँ से 11 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा फिर, यहाँ क्या बचेगा फिर 8y बचेगा माइनस, और यहाँ क्या बचेगा फिर x इज इक्वल टू 0। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वैसे कैसा आएगा, इस 11 को इस -x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसा वैसा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अपने को वैल्यू चाहिए इन दोनों की, x और y की। अगर ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर किस में चले जाएगा, वो डिवाइड में चले जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे, 8y माइनस x इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 11, और ये पूरा क्या हो जाएगा फिर 0 माइनस x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड आपके पास आ गई, ठीक है। मैं भी क्या करता हूँ, आपने अगर इसको लिख लिया तो मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। तो अपने पास इक्वेशन कितनी बन गई, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। तो अभी मैं क्या करूंगा, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि का यूज करके हम x और y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि का ज्ञात यूज कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा अभी, इक्वेशन सेकेंड विकल्प, ठीक है, ऐसा करूंगा। ये क्या हो जाएंगी 0। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, x इधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 8y के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को 8y पुट करूंगा इन इक्वेशन सेकेंड, सॉरी फर्स्ट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा अपने को, कुछ नहीं करना है, इस x की जगह पे आपको सिर्फ 8y पुट करना है, ठीक है। तो 8y प्लस ये y वैसे के वैसा इक्वल टू 9। तो कितना हो जाएगा y, 9y हो जाएगा, किसके बराबर 9। तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1, क्योंकि इस 9 से 9 में कैंसिल कर सकता क्योंकि दोनों इक्वल में, ठीक है। मैंने y की वैल्यू निकाल ली। अभी कुछ नहीं करना है, बस मैं सिमिलरली इस इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू 1 पुट करूंगा, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और y की वैल्यू आपको सिर्फ 1 पुट करना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो एक इधर चला जाएगा, इधर 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। तो आपने क्या ज्ञात कर लिया, y की वैल्यू आएगी 1 और x की वैल्यू आएगी 1। और आपने को क्या पूछा गया था, वह संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब वो 2 डिजिट संख्या, मतलब दहाई संख्या कौन सी है वो पूछा था। तो ठीक है, आपके पास इकाई संख्या क्या है, x माना था, तो इकाई संख्या कौन है 8 है, और दहाई संख्या कौन है y, मतलब 1 है। तो हम दहाई संख्या कैसे लिखते हैं, हमेशा कोई संख्या को a और b फॉर्म में लिखते हैं, इसको क्या बोला जाता है इकाई। तो आपके पास इकाई संख्या क्या है 8 है, तो उसको 8 लिखो। और दहाई संख्या किसको बोला था हमने, y को बोला था, तो y की संख्या क्या थी 1। तो हम बोल सकते हैं जो संख्या बोली थी हमको ज्ञात करने के लिए वो संख्या क्या थी 18। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया।